हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है हमारी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज गिव्स अस एन एवरेज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है तो उसके एवरेज क्या होगा, पोजीशन एंड मोमेंटम का। तो वो हमें किससे पता चलता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से पता चलता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी वेव फंक्शन का हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो लेट अस सपोज ये एनजे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सम एज, और यहाँ पे उनका एज का डाटा है। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 20 ईयर्स है, 4 स्टूडेंट ऐसे जिनकी एज 21 ईयर्स है, 3 स्टूडेंट ऐसे जिनकी एज 22 ईयर्स है, ऐसे ही 2 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट जिनकी कुछ ना कुछ एज है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ एनजे, अब ये जो समेशन है आई होप सबको मीनिंग पता होगा, समेशन का मतलब होता है इन सबका एडिशन है ना। तो समेशन ऑफ एनजे, तो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी तो वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एज की, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग एज 20, तो वो स्टूडेंट जिनकी एज कितनी है 20, ऐसे कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आई होप प्रोबेबिलिटी सबको आती होगी निकालनी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग एज 20 क्या है, 1/6। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एज 21, तो 21 ईयर्स देखो 4 स्टूडेंट की है ना। तो मैंने क्या किया, 4/12 क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास 1/3। तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी भी फंक्शन का या किसी भी डाटा का क्या करने के लिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्या कि एन जे अपॉन में समेशन ऑफ एन जे, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सम एज जे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग एज जे। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला हो गया। ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की बात करूंगी तो मैं डायरेक्ट क्या लिखने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगी एक्स पी एक्स डी एक्स, है ना। और जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू की बात करूंगी, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन की बात करूंगी, तो मैं क्या कर दूंगी डायरेक्ट, मैं देखो पी एक्स की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल क्या होती है मेरे पास, साई साई स्टार होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, साई स्टार एक्स साई डी एक्स। तो ये मेरा कहाँ से आएगा, तो वो चीज मैं क्या बता रही हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ ना, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसको। तो देखो अब क्या किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट तो निकाल ली, लेकिन मेरे को एवरेज वैल्यू फॉर द एजेस भी चाहिए कि जो मेरी एज है टोटल उनकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो अब हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि 20 + 21 + 22 + 23 + 24 अपॉन में टोटल मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे। हम इस वाले मेथड से निकालेंगे कि जो हमारी एवरेज वैल्यू है एज की वो क्या करेंगे, 2 × 20 + 4 × 21 + 3 × 22 + 2 × 23 + 1 × 24 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एजेस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सम एज, है ना, तो यानी कि 12। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास एवरेज वैल्यू एज की क्या है, 21.67 ईयर्स की। जो है मेरे पास 5 एज का मैंने डाटा गिवन है, इनकी एवरेज वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, 21.67 ईयर्स। अब ये एवरेज वैल्यू मुझे क्या बताती है, एवरेज वैल्यू देखो 21.67 आई है, क्या यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की एज 21.67 है, नहीं है ना। यानी हमारी एवरेज जो वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट डाटा के बारे में नहीं बताती, एग्जैक्ट 21.67 कितनी वैल्यू, बल्कि ये क्या बताती है, इन सबका एवरेज बताती है, इन सबका एवरेज। जैसे हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी वेव फंक्शन की फाइंड करने की, तो उस केस में भी हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे कि हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे है x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे है x3, है ना। तो x1 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल मेरी क्या हो गई, px1 हो गई, यहाँ पे px2 हो गई। तो ऐसे तो मेरी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो क्या सबकी सब मेरी वैलिड होगी, नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सारी प्रोबेबिलिटी का एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो इसलिए हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि समेशन ऑफ j × nj, कि मैंने क्या किया कि जो मेरे पास nj था यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सब एज,
उनकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर रही थी, जे से कर रही थी, फिर क्या कर रही थी, उन सभी को ऐड कर रही थी ऐसे ही। तो मैंने क्या किया, समेशन ऑफ जे एन जे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग सम एज, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रही थी मैं, कितनी थी 12, तो अपॉन में क्या लिखा था 12। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला किसके लिए, एवरेज वैल्यू के लिए, क्या है, जे एन जे अपॉन में एन जे। तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली है ना, ये वाली, ये मेरी किसके इक्वल है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। यहाँ पे लिखा जो मैंने पीजे इक्वल टू एन जे अपॉन समेशन एन जे, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ समेशन ऑफ जे पीजे से, है ना। अब देखो जो समेशन का सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर डिस्क्रीट फंक्शन, कि जब हमारा फंक्शन कैसा हो, डिस्क्रीट वैल्यू हो उसकी, मतलब कंटिन्यूस वैल्यू ना हो, कि जैसे मैंने 2 स्टूडेंट के लिए बोल दिया, 4 के लिए बोल दिया, 3 के लिए बोल दिया। लेकिन जो हमारा वेव फंक्शन साई है वो कैसा फंक्शन होगा, हमारा इंटीग्रेट वाला फंक्शन होगा, है ना, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। मैंने जब आपको फिजिकल वो बताई थी एक्सेप्टेंस वेव फंक्शन के लिए जो हमें कंडीशन रिक्वायर होती है, फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी बताया था मैंने कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है हमारा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन। तो मैंने इस समेशन को, इस साइन को किससे रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेशन से कर दिया, जे पी जे और यहाँ पे डी जे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। तो अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हम क्या बात करेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में, कि ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है हमारा ऑपरेटर्स के बीच में ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी पोजीशन के लिए क्या होगी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x1 पार्टिकल पे, x1 पोजीशन पे किसी भी पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, px1 है, x2 पे px2 है, x3 पे px3। तो क्या सारी की सारी मैं लूंगी, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इनका एवरेज निकालूंगी, है ना। इन सभी का क्या करूंगी, मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगी। और एवरेज वैल्यू किनकी, इनकी प्रोबेबिलिटी की। और मुझे पता है कि मैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करती हूँ, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि साई स्टार साई dx, या फिर इसी को मैं क्या लिख दूँ कि साई x का फंक्शन और यहाँ पे स्क्वायर dx, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो जिनको नहीं पता प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वहाँ से देख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन, एवरेज वैल्यू का सिंबल ये होता है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ x कैसे निकालूंगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x px dx। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी मैंने बताया था, है ना, जब मैंने एज वाला कंसेप्ट बताया था कि जब मैं एवरेज वैल्यू ऑफ एज ले रही थी, कैसे कर रही थी, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस फंक्शन था, है ना। ये जो साई है हमारा वेव फंक्शन है, कैसा फंक्शन है हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जो हमारा साई है ना वेव फंक्शन, हमारा कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट जे पी जे डी जी कर रहे थे। अब जे को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से, क्योंकि मैं पोजीशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स पी एक्स डी एक्स आएगा। अब मैंने बताया किसी भी फंक्शन के प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, ये होता है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, इंटीग्रेट साई स्टार साई डी एक्स। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लूँ साई स्टार। अब ये जो x है ना, ये देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, है ना। इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, दो फंक्शन के बीच में मैंने x को लिखा है, यानी ये x मेरा क्या बन गया, इस x को मैं क्या बोलती हूँ, ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस x को मैं क्या बोलती हूँ, ऑपरेटर। तो जब मैं ऑपरेटर बताऊंगी तब भी एक्सप्लेन करूंगी कि जो दो फंक्शन के बीच में हमारा जो फंक्शन आया वो क्या आया, हमारा ऑपरेटर आया, दैट इज x। मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में भी आएगा h डेल बाई डेल x, हमारा ऑपरेटर निकल के आएगा ना। वो तब हम मोमेंटम की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साई स्टार x साई डी एक्स, इसको x पी एक्स डी एक्स को, पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, साई स्टार साई, है ना, साथ में x भी था तो मैंने x से बीच में लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, एवरेज या मीन वैल्यू। कुछ नहीं किया मैंने, x पी एक्स डी एक्स, पी एक्स सबको पता है, साई स्टार साई, उसके बीच में बस एक x लगाना था, है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब देखो क्या है, क्या लिखा है मैंने कि एक्ट ऑफ मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम, कि जब भी मैं किसी
भी सिस्टम पे मेजरमेंट करने का ट्राई करती हूँ तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है ना। तो मैं क्या करूँगी इस केस में कि मैं एक ही सिस्टम पे बार बार मेजरमेंट करूँगी तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम डिस्टर्ब होगा, उसकी वैल्यूज में चेंजेस आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी, एक बार उस सिस्टम पे मेजरमेंट किया, उस जैसे सिमिलर सिस्टम पे मेजरमेंट कर लूँगी बाद में मैं, फिर उन सभी सारे सिमिलर सिस्टम का क्या कर लूँगी मैं, मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू निकालूंगी। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आई होप फील आया होगा आपको कि एक्ट ऑफ मेजरमेंट डिस्टर्ब्स द सिस्टम। जब भी मैं मेजरमेंट करती हूँ किसी भी सिस्टम पे तो वो सिस्टम मेरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सो वी डू नॉट मेक रिपीटेड मेजरमेंट ऑन सेम सिस्टम की एक ही सिस्टम पे मैं बार बार मेजरमेंट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, बट ऑन द सिमिलर सिस्टम यानी उस जैसे सिस्टम पे करूँगी, है ना। फिर उनका सभी का क्या निकाल लूँगी मैं, एवरेज। और वही एवरेज हमें क्या देता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इक्वल टू इंटीग्रेट साई स्टार एक्स साई डी एक्स, है ना, इंटीग्रेट साई स्टार एक्स साई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेट साई स्टार साई डी एक्स। मैंने डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो x मेरा वेव फंक्शन निकल के आएगा ये मेरा क्या आएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है मेरा, अब मैंने बताया हुआ जो किस कंडीशन को फॉलो करे वो इंटीग्रेट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पे आए मेरी, 1 आए। यानी कि वो किस चीज़ को फॉलो करे, ये इंटीग्रेट करूँ मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स इजकल टू 1 के इक्वल आए, है ना, इस चीज़ को फॉलो करे तो वो मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज फंक्शन, है ना। तो ये इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, इजकल टू 1 हो जाती है। किसके लिए, जब मेरे पास क्या हो, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो, है ना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो। तो ये मेरा क्या था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की। तो इतना नोट करो, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब तक हमने किसकी बात कर ली, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की बात कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे ना। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना, यानी हमें एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की भी जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो dx की मैंने एवरेज वैल्यू अभी 2 मिनट पहले लिखी थी, x की एवरेज वैल्यू क्या होती है मेरी, x px dx, है ना। वो px की वैल्यू क्या होती है मेरी, साई स्टार साई, है ना। तो मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल गया, एवरेज वैल्यू ऑफ x मिल गई, यानी कि साई स्टार x साई dx, है ना। कैसे आया अभी बताया 2 मिनट पहले, इसको इरेज कर लेती हूँ, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देखो ये जो x है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट है क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, t के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूंगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, जो मेरा x है वो बाहर आ जाएगा, है ना, तो d बाई डी टी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगी, है ना, यानी डेल बाई डेल टी इंटीग्रेट साई स्टार साई और यहाँ पे डी एक्स। ऐसा क्यों किया मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि जो मेरा फंक्शन साई है ना, साई वेव फंक्शन, वो x पे भी डिपेंड करता है, t पे भी डिपेंड करता है। ये साई क्या होता है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, है ना। तो जिनको ये सब पढ़ना है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के तब आए, है ना, कि जो मेरा साई है ना, ये साई वेव फंक्शन, ये मेरा x और t दोनों का फंक्शन होता है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगी। अगर एक का फंक्शन होता तो मैं d लिखती, है ना, ये फर्क होता है डेल्टा और d में, है ना। तो साई स्टार साई डी एक्स। अब देखो ये हम कैसे करेंगे, चेन रूल यानी u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा क्या। अब देखो हम क्या करते हैं, x जब भी हमारे पास दो फंक्शन होता है उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, है ना। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का, यानी डेल साई अपॉन में डेल टी, है ना, ब्रैकेट में लिख दूँ मैं। फिर प्लस, अब सेकंड वाला फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये साई मेरा कांस्टेंट, अब डिफरेंशिएशन साई स्टार का अपॉन में डेल टी, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू चाहिए, है ना। उन वैल्यूज को निकाल के मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी, है ना। फिर मेरे को क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगी। इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने फर्स्ट। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि टाइम डिपेंडेंट
स्क्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। तो वो क्या आती है मेरी, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू में माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में 2m डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में वी साई, है ना। ये होती है मेरी क्या, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं हमारे पास कैसे इक्वेशन आई है ना, जहाँ पे एच कट की वैल्यू क्या होती है मेरी, एच अपॉन में 2 पाई, है ना। ये हमारी क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू निकालूंगी, वो मेरे को डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैसे, डेल साई अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू में ये आयोटा एच कट मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे भी डिवाइड होगा यहाँ पे भी डिवाइड होगा, है ना। तो यानी कि जब देखो आयोटा एच कट से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में आयोटा एच कट 2m डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में, है ना, वी साई अपॉन में, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, आयोटा एच कट। मुझे पता है कि जो मेरा माइनस वन बाय आयोटा किसके इक्वल होता है, मेरा आयोटा के इक्वल होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, देखो माइनस वन बाय आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा आयोटा के, और एक एच कट से एक ही कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू क्या आई, जो माइनस वन बाय आयोटा है उसको मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, आयोटा से, है ना। ऊपर एक एच कट बचा अपॉन में 2m डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, वन बाय आयोटा, जब मेरा माइनस वन बाय आयोटा इजकल टू आयोटा के इक्वल होता है तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ वन बाय आयोटा किसके इक्वल होगा, मेरा माइनस आयोटा की, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस आयोटा वी साई, है ना। ये तो सबको पता होगा। देखो माइनस वन बाय आयोटा मेरा आयोटा के इक्वल होता है, तो वन बाय आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये तो मेरे पास डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आई है, इसका कॉन्जुगेट मतलब डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बता रखा है। जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो साई को रिप्लेस कर देते हैं साई स्टार से और आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। तो देखो यहाँ पे आयोटा है तो यानी माइनस आयोटा एच कट अपॉन में 2m, यहाँ पे आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे माइनस आयोटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, प्लस, देखो आयोटा को माइनस आयोटा से करते हैं तो इस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा वी साई। ये मेरा क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड मिल गई। अब इन इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। यानी सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखो जो एवरेज वैल्यू है वेलोसिटी की, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी, x, है ना। अब देखो जो हमारा डेल साई बाई डेल टी है, यानी डेल साई बाई डेल टी, ये वाली वैल्यू, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, साई स्टार से, है ना। तो मैं क्या करूंगी, साई स्टार से मल्टीप्लाई करनी, किसको, डेल साई बाई डेल टी को, इसको, यानी कि आयोटा एच कट अपॉन में 2m, है ना। तो साई स्टार से मल्टीप्लाई करनी, यानी साई स्टार डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर माइनस आयोटा, इसको भी साई स्टार से मल्टीप्लाई करनी है मुझे, साई स्टार वी साई, है ना। ये तो क्या हुआ कि ये वाला जो फंक्शन है मेरा डेल साई बाई डेल टी, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, साई स्टार से, साई स्टार से, साई स्टार से, फिर क्या है मेरा प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगी, प्लस, है ना। अब डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, यानी इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है मेरी डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, साई से मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखो इसको साई से करो तो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, है ना। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस आयोटा एच कट बाई 2m है ना, तो माइनस आयोटा एच कट बाई 2m। अब इसको मैं किससे करूंगी, साई स्टार से, यानी साई स्टार डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में आयोटा साई स्टार वी साई, है ना। मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी, इस वाली इक्वेशन को, साई स्टार वाले को साई से, है ना। देखो ये साई आएगा यहाँ पे, है ना,
देखो साई आएगा ना, साई साई स्टार से तो हमने इससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने साई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो नहीं हो रही कैंसिल आउट उसको छोड़ दो, ऐसी है ना। तो देखो क्या वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से, एवरेज वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, देखो कुछ आयोटा एच कट बाई 2m, आयोटा एच कट बाई 2m दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं आयोटा एच कट बाई 2m को कॉमन ले सकती हूँ और डेल बाई डेल एक्स को कॉमन ले लूंगी ना। फिर मेरे पास क्या बचेगा, साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस में है ना ये वाली टर्म मेरे पास बचेगी। तो देखो इस वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे, है ना। तो देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी यहाँ पे, है ना, कि x आयोटा एच कट बाई 2m मेरा कॉमन आ रहा था, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हम जब भी डेल साई बाई डेल टी का कंजुगेट फाइंड आउट करते हैं, यानी डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, तो साई को साई स्टार से रिप्लेस कर देंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस करके लिख दिया था ना, यहाँ पे प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा। अब बी साई, अब साई को भी हम किससे रिप्लेस करेंगे, साई स्टार से रिप्लेस करेंगे ना। तो यहाँ पे भी मेरा क्या था, यहाँ पे भी स्टार आएगा ना, यहाँ पे स्टार आएगा, सॉरी यहाँ पे साई को हमने किससे रिप्लेस किया है, साई स्टार से, है ना। देखो ये क्या था, बी साई स्टार, है ना, ये बी साई था तो बी साई और ये बी साई स्टार, तो ये माइनस और ये मेरा क्या है प्लस, तो इस वाले टर्म से वाले टर्म मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे पास क्या बचेगा, एक्स आयोटा एच कट बाई 2m, आयोटा एच कट बाई 2m कॉमन आ रहा है तो आयोटा एच कट बाई 2m मैंने कॉमन लिख लिया। अब देखो ये क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे आयोटा एच कट बाई 2 के लेने के बाद साई स्टार डेल स्केयर साई अपॉन डेल एक्स स्केयर, है ना, ये वाली टर्म बचेगी और यहाँ से मेरे पास ये वाली टर्म बचेगी, आयोटा एच कट बाई 2m कॉमन ले लिया, यानी मेरे पास एक ये वाली टर्म बची, एक ये वाली टर्म बचेगी, है ना। तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे भी आ रहा है और डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, आयोटा एच कट बाई 2m के साथ मैंने डेल बाई डेल एक्स को भी कॉमन ले लिया, है ना। बचा के अंदर साई स्टार साई स्टार, अब डेल स्केयर साई था तो एक डेल बाई डेल एक्स बाहर ले लिया तो क्या बचा, डेल साई बाई डेल एक्स, यानी डेल साई बाई डेल एक्स माइनस यहाँ पे साई बचा था साई, और यहाँ पे डेल साई डेल स्केयर साई अपॉन डेल एक्स स्केयर था तो डेल साई स्टार अपॉन में डेल एक्स बच गया, है ना। अब मैंने क्या किया कि मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी थी किसकी, वेलोसिटी की, तो एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, देखो मुझे पता है कि x डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी एक्स, ये मुझे स्टार्टिंग में निकालना था क्वेश्चन में कि ये जो एवरेज वैल्यू डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी इंटीग्रेट साई स्टार एक्स साई डी एक्स, तो यहाँ से मुझे यही तो निकालना था, x मेरा बाहर आ गया था, डेल बाई डी टी इंटीग्रेट कर रहे थे साई स्टार साई को, ये वैल्यू मुझे क्या करनी थी, निकालनी थी, है ना। तो अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैंने इसमें डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी सब्सटीट्यूट कर दी, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई की, तो इस वाले में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, आयोटा एच कट बाई 2m इंटीग्रेट। अब देखो आयोटा एच कट बाई 2m मेरा बाहर आ गया, है ना, x मेरा क्या है अंदर चला जाएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x डेल बाई डेल x, है ना, डेल बाई डेल x और x, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल दी, ये मेरी फॉर्म थी, है ना, ये मेरी जो इनिशियल क्वेश्चन में फॉर्म गिवन थी ना, ये वाली है, ये हम फाइंड आउट कर रहे थे ना। तो अब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि x और ये वाली पूरी वैल्यू मेरी किसकी हो गई, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई की, है ना। तो x मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे क्या करना था यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन करना था, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन एक को u मान लो एक को v मान लो, आईलेट से यूज कर लो, आईलेट से इंटीग्रेशन आई होप सबको करना होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये करते हैं, है ना। तो मैंने आईलेट लगाया यहाँ पे, है ना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन लिख दी क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बहुत, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाता है इसलिए, है ना। तो v इजकल टू आयोटा एच कट बाई 2m, जब मैंने आईलेट लगाया इस फंक्शन पे तो मुझे ये वैल्यू देखने को मिली, है ना, ये वैल्यू। अब मैंने क्या किया कि देखो ये वैल्यू मिली, मैंने वैल्यू के अंदर अब लिमिट भी सब्सटीट्यूट करूंगी, मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। अब ये बताओ जब भी लिमिट मेरी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाएगी तो क्या मेरा फंक्शन बाउंडेड रहेगा, नहीं रहेगा, वेव फंक्शन मेरा बाउंडेड नहीं रहेगा। कैसे पता चला, क्योंकि कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मैंने आपको कराई है पिछले लेक्चर में,
उसमें बताया था मैंने, जब भी मेरी x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाती है तो वहाँ पे हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे मेरी प्लस माइनस इनफाइनाइट के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ गई, 0। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू थी मेरी वो किसके इक्वल बची केवल, ये आयोटा एच कट बाई 2m माइनस ऑफ दिस, तो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m, और ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, साई स्टार कॉन्स्टेंट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस साई, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना इस फॉर्म को, देखो साई स्टार साई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन से मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, साई स्टार साई डी एक्स, यही टर्म मिलने वाली है माइनस। अब मैंने क्या किया, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स और इंटीग्रेट ऑफ डेल साई अपॉन में डेल एक्स डी एक्स डी एक्स, तो मैं इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म के इक्वल लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो मुझे यही वैल्यू मिलने वाली है ना। और वैसे भी इसका मैंने क्या किया है, u इंटू वी से ही कर लो है ना, फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी आइलेट लगा के मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका आइलेट लगा के मैंने इसका क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है ना, इस वाले टर्म का इंटीग्रेट ऑफ साई स्टार साई डी एक्स, तो मुझे ये वैल्यू मिलती है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जब मैं लिमिट पुट करूंगी तो साई स्टार साई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0। यानी ये वाला जो फंक्शन है मेरा, इसके अंदर जब मैंने लिमिट पुट की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो वैल्यू मुझे क्या मिली, 0। क्या बचा केवल माइनस इंटीग्रेशन डेल साई स्टेयर अपॉन डेल एक्स साई डी एक्स, है ना, ये वाले पास मेरे पास वैल्यू बचेगी, यानी माइनस इंटीग्रेट डेल साई स्टार अपॉन में डेल एक्स साई डी एक्स, ये वाली वैल्यू बची केवल है ना, क्योंकि ये वैल्यू मेरी क्या बन गई, 0 बन गई। ये किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स की। जब मैं साई स्टार और साई का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उस केस में आइलेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव कर रखा है ना, तो ये आइलेट सबको लगाना आता होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास माइनस इंटीग्रेट डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स साई डी एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी, यहाँ पे बी की। तो मैंने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। जब मैंने इसको सोल्व किया ना, इस वाले फंक्शन को सोल्व किया, ये वाला जो फंक्शन है, इसको इंटीग्रेशन साई स्टार साई करूंगी मैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स, तो ये वैल्यू मेरी मिल के आई ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, है ना, यानी आयोटा एच कट अपॉन में 2m इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स प्लस में साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो इसके अंदर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, जो मेरी वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है। तो मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, आयोटा एच कट अपॉन में 2m, ये वैल्यू मेरी क्या आई थी, माइनस इंटीग्रेट डेल साई स्टार अपॉन में डेल एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन गया ना, तो इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई अपॉन में डेल एक्स और डी एक्स, यानी साई स्टार डेल साई अपॉन में डेल एक्स, ये मैंने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है ना, इस वाले की। ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो फंक्शन है साई स्टार साई डी एक्स, ये इसकी वैल्यू है, यानी साई स्टार साई डेल साई बाई डेल एक्स, है ना, तो इसकी जगह मैंने वो वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, तो यानी ये वैल्यू मेरे पास बची केवल डी एक्स, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बता सकती हूँ कि पी कैप इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है ना। तो अब मेरे को जो मेरा मोमेंटम होता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मास से, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1m है, तो जो मैं मास से करूंगी तो मेरा 1m कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेट साई स्टार माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स साई डी एक्स। थोड़ा लेंथी है ये वाला पोर्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कि जो मेरा मोमेंटम की वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास, है ना, जो मेरे मोमेंटम की वैल्यू है, देखो एवरेज वेलोसिटी की मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई है, आयोटा एच कट बाई 2m, है ना, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स, ये वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, एवरेज वेलोसिटी की। तो मेरे को क्या निकालना था, मोमेंटम निकालना था। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, है ना, यानी इस वाली वैल्यू को मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो एक देखो m से मल्टीप्लाई किया है ना, तो एक है मेरे यहाँ पे है ये आयोटा एच कट बाई 2m इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स, है ना। तो देखो एक है मेरा ऑलरेडी है, तो इस m से m मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे p यानी मोमेंटम की वैल्यू आ गई। तो मोमेंटम की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, मोमेंटम की वैल्यू क्या है मेरे पास, इंटीग्रेट साई स्टार
आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे साई डी एक्स। देखो यही चीज है, मैंने कुछ नहीं किया, इस आयोटा एच कट बाई 2 और को और डेल बाई डेल एक्स को मैंने साई स्टार और साई इनके बीच में लिख दिया। देखो साई स्टार और साई के बीच में क्या रख दिया, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स, है ना। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन की वैल्यू। देखो डेरिवेशन थोड़ा लेंथी था, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, है ना। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम जो हमारे ये ऑपरेटर्स है ना, ये जो बीच में आया है, जो दो फंक्शन के बीच में आता है ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, है ना। तो 10 मिनट का लेक्चर हो बचेगा, फिर हम ऑपरेटर की बात कर लेंगे, है ना। तो देखो हमने क्या किया कि मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी मोमेंटम की, तो क्या होगी, एम एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स मुझे पता है क्या होता है, साई स्टार एक्स डी एक्स, तो साई स्टार एक्स साई डी एक्स। तो अब मैंने क्या किया कि साई स्टार एक्स साई डी एक्स, है ना, तो एक्स को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स हमारा कॉन्स्टेंट है। तो साई स्टार साई का इंटीग्रेशन आएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स, तो u इंटू वी लगा के मैंने इसको ओपन कर लिया, है ना। तो टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिया, अटैच कर डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में बी साई। तो उसका कंजुगेट निकाला हमने ना, डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी। कैसे निकालते हैं, साई को साई स्टार से रिप्लेस, आयोटा को माइनस आयोटा से। मैंने यहाँ पे क्या, तो ये वाली दो टर्म मेरी कैंसिल आउट हो रही थी, मैंने कैंसिल आउट कर दिया ना। उसके बाद मुझे क्या निकालना था कि मैंने आर एच कट बाई 2m और डेल बाई डेल एक्स को कॉमन ले लिया, बाकी ये रिमेनिंग टर्म बची थी। फिर आईलेट लगा के मैंने इस टर्म को सोल्व किया, फिर मैंने देखा इंटीग्रेशन मेरा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जा रहा था, तो जब भी मेरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक एक्स की वैल्यू जाती है तो वेव फंक्शन की वैल्यू मेरी वहाँ पे 0 आती है ना। तो यहाँ पे मेरे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। तो मेरे पास क्या टर्म बची, केवल मेरे पास ये टर्म बची, है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी किसकी, साई स्टार साई डी एक्स की, यानी साई स्टार साई डी एक्स, इनकी वैल्यू निकालूंगे ना, साई स्टार साई इनकी वैल्यू निकालूंगे। तो इसकी वैल्यू मैंने हाईलाइट लगा कर ली कि फर्स्ट फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो मैंने हाईलाइट लगा के यहाँ पे सोल्व किया। अगेन मेरा इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू 0, केवल जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है इसके इक्वल आएगी। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया कि एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू में, देखो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ये यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगी, किसकी वैल्यू को, साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू को, साई स्टार साई डी एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिला, माइनस आयोटा एच कट अपॉन में 2m, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट अपॉन में 2m इंटीग्रेट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, यहाँ पे प्लस साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स और यहाँ पे डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू ये मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यानी कि क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा एच कट अपॉन में 2m सब्सटीट्यूट करने के बाद। तो मोमेंटम क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, है ना। तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक m से m कैंसिल, अब आयोटा एच कट बाई 2 और डेल बाई डेल एक्स को मैं साई स्टार और साई के बीच में लिखती हूँ। क्यों लिखूंगी, क्योंकि ये मेरा ऑपरेटर होता है ना। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन हो गई, मोमेंटम हो गया, अब हम ऑपरेटर की बात करेंगे, है ना। तो नोट कर लो। देखो लास्ट में हम किसकी बात करेंगे, हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इट इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन टू वेव फंक्शन दैट फॉलोज इट, यानी कि ऑपरेटर्स हमारा क्या होता है, ऑपरेटर्स इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होता है, क्या करने के लिए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ना, किसके, कहाँ पे, वेव फंक्शन के अंदर, है ना। तो देखो अब एक्स कैप और इसका एवरेज है ना, यानी ये क्या हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे x, तो इसका जो हम ऑपरेटर निकालेंगे, यानी x कैप की एवरेज वैल्यू का ऑपरेटर क्या आएगा हमारे पास, x। कैसे पता चला, जब मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन पढ़ा है तब मैंने बताया था कि इंटीग्रेट साई स्टार एक्स साई डी एक्स। तो जो साई स्टार और साई के बीच में जो फंक्शन आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। तो पोजीशन वेक्टर का ऑपरेटर क्या है, खुद x ही रहा, है ना। अब हम बात करेंगे मोमेंटम वेक्टर की, है ना, कि जो हमारा मोमेंटम वेक्टर है वहाँ पे ऑपरेटर क्या आएगा। तो वहाँ पे ऑपरेटर माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स आएगा। कैसे पता चला, जब हमने एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकाली तो हमें क्या मिला था, इंटीग्रेट साई स्टार
आयोटा एच माइनस आयोटा एच डेल बाई डेल एक्स और फिर साई डी एक्स, यानी कि साई स्टार और साई के बीच में मुझे क्या मिल रहा था, है ना, माइनस था ना, तो माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स मिल रहा था, है ना। तो यानी कि ये मेरा क्या है यहाँ पे मोमेंटम वेक्टर है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। ये जो फंक्शन है साई स्टार और साई के बीच में एक ऑपरेटर की तरह, यानी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है ना, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब मैं बात करूँ ऐसे ही एनर्जी की, है ना, एनर्जी का जो ई है वो क्या आएगा, ऑपरेशन जब करेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन तो इसका ऑपरेटर क्या निकल के आएगा। तो एनर्जी का देखो हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की, है ना। तो जब मैं एम से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, एम से ही डिवाइड कर दूँ, तो एम वी का स्क्वायर अपॉन में एम, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, देखो एम स्क्वायर हो जाएगा तो एक एम से एम कैंसिल, तो अगेन यही टर्म मिल जाएगी हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है हमारा, मोमेंटम, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। अब पी स्क्वायर यानी इसका मोमेंटम वेक्टर है ना, तो पी स्क्वायर का यानी पी का मोमेंटम वेक्टर उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे एवरेज जो हमारी एनर्जी है उसका एनर्जी वेक्टर जो है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो पी की वैल्यू जो पी एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम वेक्टर वो सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स इसका स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना। तो देखो क्या आएगा, अब आयोटा का स्क्वायर करेंगे आप लोग, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी मुझे यहाँ से क्या मिला माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा। तो देखो यही जब मैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखती हूँ, आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आता है मेरा माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वी साई। तो मैं यहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, है ना, ऑब्जर्व करूँगी यहाँ से, तो मुझे कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे भी जो हमारी एनर्जी की टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो सेम वी साई रहेगा। तो ये मेरा किसका रिलेशन आया है, काइनेटिक एनर्जी का है ना। तो मेरी क्या आ जाएगी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो मैंने यहाँ से निकाली है, तो वही काइनेटिक एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, यानी ये मेरा क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है ना, एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, है ना। तो मैं ये चीज़ यहाँ से भी स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है हमारी उससे भी क्या कर सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आएगा वो यही मेरा ऑपरेटर निकल के आएगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सेम रहता है, ये मेरी टोटल एनर्जी का है ना, ये मेरी टोटल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम स्क्वायर में दिखाती है। तो ये किसकी बात की हमने, ऑपरेटर की बात की है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन पढ़ी, होता है क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो पढ़ा, मोमेंटम के लिए पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटर की बात की, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्यूटेटर की, है ना। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन फॉर करंट चार्ज डेंसिटी की। फिर हमारे पार्टिकल इन 1D बॉक्स, है ना, 1 डायमेंशन बॉक्स में अगर हमारा कोई पार्टिकल ट्रैप हो जाता है इनफाइनाइट वेल के अंदर, तो उसमें हम कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ना। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।